नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ और ये एक फ़ौजी ऑफिसर हैं, आई थिंक कैप्टन है, कैप्टन ईमान। ये खातून है, ये एक तकरीर कर रही हैं और बच्चों के सामने मौजूद है। आजकल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आजकल इस मिशन पे है कि वो बच्चों के बीच में यूनिफॉर्म में जाते हैं और जाकर उनके साथ इंट्रैक्शंस करते हैं अपने इदारे के हवाले से। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक के अंदर एक ओपिनियन बन गई है कि फ़ौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, फ़ौज जो है वो हुकूमतें क्यों गिराती है, फ़ौज ज़्यादती क्यों करती है और फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर तलबा में जाते हैं और जाकर उनकी जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो ओपिनियन बन गई है वो ठीक हो सके। पहले आप ये सुनिए कि ये खातून ने क्या बातचीत की। ये गालिबन कैप्टन है, कैप्टन ईमान, और ये पाक फ़ौज से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बातें क्या की, पहले आप वो बातें सुने, फिर हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक एग्जाम की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडियलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. अच्छा जी, इसमें बड़ा ज़बरदस्त पीछे म्यूजिक भी साथ चलाया जा रहा था। ये खातून एक्चुअली क्या कह रही हैं, इनके 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कह रही हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की फ़ौज में, और वो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं 1965 की जंग पे, 1971 की जंग पे, उन किताबों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, यानी एहतसाब का अमल है, फ़ौज का एहतसाब हो। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 1971 की जंग के हवाले से जो किताब पढ़ाई जाती है स्टाफ कॉलेज में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला या एहतसाब वाला चैप्टर है, ज़रा वो कौम के सामने लेकर आए ना, कौम को पता चले कि उस वक्त आपने क्या गलत किया था। देखिए, उस वक्त मुल्क टूट गया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीख का एक बदतरीन सरेंडर किया था, ये बड़ा खौफनाक सरेंडर था। 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाले थे। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। तो उसका जो चैप्टर है वो कौम के सामने लाया जाना चाहिए। एक तो हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने कैसे पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया और उनकी अपनी तरजीहात उस वक्त क्या थी, उस पर दर्जनों किताबें छप चुकी हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि 1971 के हवाले से कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जो की गई है। इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, ये दावा किया इस खातून ने। तो अगर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होती तो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया इस इदारे ने। 4 डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस इदारे ने की? नहीं की। इस इदारे ने बार बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। बेशुमार चीज़ें इस इदारे ने की, यानी पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, फिर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हर चीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है ना। तो कभी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, बल्कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा उनके मरने के बाद, और यह भी कहा गया इनकी लाश को लटकाओ। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? बल्कि उस जज को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया जिस जज ने यह फैसला दिया था। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाली जो कहानी है, इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी अपने उनके मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है, वहां पे कोई है तो है, लेकिन जो कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ जुल्म और जबर किया है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को रौंदा है, जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक को तबाह बर्बाद किया है, उसके ऊपर तो आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो पहले के बाद दूसरा डिक्टेटर आता ही ना। अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़ियाउल हक के बाद परवेज मुशर्रफ, और उसके बाद पीछे बैठकर तो मार्शल लॉ लगातार चल रहा है। इमरान खान साहब आज के दौर को भी मार्शल लॉ कहते हैं। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो खातून ने कहा, यह माशरत उलूम की किताबों में पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये अवेयर्ड हैं हालात से, इन्हें पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। ये माशरत उलूम की आपकी किताबों पे और घिसे पटे लेक्चर्स के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई खातून दे, चाहे वो कोई हजरत दें, चाहे जितने मर्जी अच्छे एक्शन के साथ दें।
फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क पड़ेगा एक्शन के साथ। फर्क पड़ेगा तब जब आप अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे, सिर्फ अपना काम। दूसरा इनका जो दावा था वो ये था कि आर्मी जो भी करती है अच्छा बुरा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आर्मी होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पहला सवाल तो ये है। आपको तो ये इख्तियार ही नहीं दिया हुआ आइन ने कि आप अवामी मफाद का तायुन करें। यानी सिंपल ये है कि खातून ने इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म कर लिया कि फौज जो भी करती है वो करती है पब्लिक इंटरेस्ट में। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, आपने तो सिर्फ फॉलो करना है। आप तो एक तनख्वाहदार तबका है ना आपका, आप लोगों को कौम तनख्वाह देती है और आपको सिक्योरिटी की ड्यूटी दी हुई है, तो वहां पे आपको जो जो कहा जाएगा वो ड्यूटी आप करेंगे और आप सिविलियन हुकूमत के अंडर काम करेंगे। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, आप खुद से कैसे तायुन करने लग गए कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? आप खुद से कैसे ये फैसले करना शुरू हो गए कि अवामी मफाद में हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है? ये जो इलेक्शन चोरी होता है क्या ये अवामी मफाद में होता है? क्या ये जबरी तौर पे इंसानों को, सहाफ़ियों को, शायरों को लापता किया जाता है, क्या ये कौमी मफाद में होता है? क्या फार्म 47 की जाली हुकूमत जो बनाई गई है ये कौमी मफाद में बनाई गई है? क्या जो मार्शल लॉ लगाए गए हैं ये कौमी मफाद में लगाए गए हैं? इलेक्शन चुराने से लेकर जबरी गुमशुदगियों तक, अदालतों को कंट्रोल करने तक, पार्लियामान के अंदर ऐसी अजीबो गरीब किस्म की आइन साजी करवा के आइन का हुलिया बिगाड़ने तक, क्या ये सारे काम पब्लिक के मफाद में किए गए? पब्लिक इंटरेस्ट आप फैसला ही नहीं कर सकते, आपके पास आईनी तौर पे ये इख्तियार ही नहीं है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट का फैसला करें। ये तो अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो ये फैसला करेंगे कि अवामी मफाद में क्या करना है, और वो जो फैसला करेंगे आप बाउंड है कि आपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, सर फेंक के। आपको पसंद आए या ना आए आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, इसलिए कि आप अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते। आईने पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप खुद से पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको फैसला करेंगे ये पब्लिक इंटरेस्ट है और वो आप काम करना शुरू कर दें। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अंडर द गवर्नमेंट काम करते हैं, और वो गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट हो, वो गवर्नमेंट जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, वो गवर्नमेंट नहीं जिसको आप खुद घसीट के लेकर आए हो। तो बहरहाल ये खातून की बातचीत थी, उन्होंने ये सारा कुछ कहा, और वैलिडेशन नहीं चाहिए, कुछ ऐसे भी होते हैं, क्लैरिटी होती है सोच के अंदर बड़ी। तो एक चीज़ में तो क्लैरिटी है कि ऐसा लगता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने ही करना है पाकिस्तान में जो भी करना है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं, बाकी सारे गद्दार हैं, सिविलियंस जो है ये फारग है बिल्कुल ही, कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं है, बस ये कल ही अच्छे हैं। ये सोच के साथ तो मुल्क नहीं चलता ना। आपको कीड़े मकोड़ों को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको ब्लडी सिविलियंस को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये लोग हमसे ज्यादा बेहतर हैं, ये समझदार भी हैं, ये मुल्क चला भी लेंगे, ये फैसले करेंगे, हम फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे, फिर तो आपका इंस्टीट्यूशन आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। मतलब ये खातून ऑफिसर हैं, इन्होंने जो बातें की इसके ऊपर इस किस्म का रिएक्शन, इससे बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का। पता नहीं आइडियाज कौन देता है कि लाके खातून को अब खड़ा कर दिया है और उन्हें कह रहे हैं जी कि आप एक लेक्चर दे दें तलबा को, और वो लेक्चर के मखसूस हिस्से निकाल के उस पर म्यूजिक चाड़ के उसको जनाब पब्लिक भी कर दिया। तो क्या लोग बिलीव करेंगे कि मिलिट्री के अंदर ये जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है? चारों में से एक डिक्टेटर की अकाउंटेबिलिटी की होती तो लोग मान लेते। पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम करते हैं, ये आपको इख्तियार ही नहीं दिया हुआ। बहरहाल आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब ये दो मिशन पे काम कर रहे हैं, और ये सारी गवर्नमेंट ही इस मिशन पे काम कर रही है। ये लोग जरा फ्रंट फुट पे आए हुए हैं। एक ये बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत हम नहीं चला रहे, हुकूमत फौज चला रही है, और हमें फिलहाल इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं जनाब ये हाइब्रिड सिस्टम है और ये चल रहा है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, फौज हमारे साथ मिलकर हुकूमत चला रही है, सियासत में मुदाखलत कर रही है, और जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ हो रहा है हमारा नहीं, फौज का किरदार है। एक तो ये दोनों बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बातें बता रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात कर रहे हैं। मैसेज यही दे रहे हैं ये भी, इनके लोग भी, इनसे ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी भी, कि एक्चुअली इमरान खान साहब का फड्डा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और जो हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। पाकिस्तान आज जिस भी नाकामी का जो है सामना कर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। ये दोनों लोग जो हैं वो एक तो ये बात साबित कर रहे हैं, और दूसरा हैरत अंगेज तौर पर ये इस वक्त हुकूमत के वज़रा हैं दोनों, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये हैरत अंगेज तौर पर जिस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे फ़लस्तीन में, गज़ा में 100 के करीब शहादतें हो रही हैं और ब्रूटली शहीद किया जा रहा है वहाँ पे इसराइल की जानिब से, उनकी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों को, तो वहाँ कत्लेआम हो रहा है। बल्कि जो इमदादी कारकुन हैं उनका भी कत्लेआम हुआ है। आप इंटरनेशनल न्यूज़ अभी उठाएं, कोई भी एक खोल लें, कोई भी अरब न्यूज़ चैनल खोल लें,
तुर्की से आप चले जाएं, कहीं और आप यूरोपियन खोल लें तो आपको पता चल जाएगा हकायक क्या है कि बड़ी तादाद में जो इमदादी कारकुन वहां पे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से भी आते हैं, वो भी शहीद कर दिए जाते हैं और ये सिलसिला भी जारी है। अब जब वहां पे कत्लेआम हो रहा है, उस वक्त में उस कत्लेआम पे बात करने की बजाय राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या ये टाइम है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात करने का, जिस वक्त फलस्तीनियों का खून बह रहा है? यानी ये इसके ऊपर बात तो तब होगी ना जब कोई वहां पे सोल्यूशन आ जाएगा, दुनिया बैठ जाएगी, कोई मामला हो जाएगा। ये वक्त से पहले इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। या तो ये ज़हनी तौर पे खुद तैयार हैं और कौम को तैयार कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पे तैयार रहे, इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है, या फिर ये पाकिस्तान को एक नई डिबेट के अंदर बिला वजह घसीटना चाहते हैं, जो गैर ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस वक्त इन चीज़ों को छोड़ दिया जाना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर अमन कायम हो जाए और फ़लस्तीनियों को उनका राइट मिले जो वो चाहते हैं। ये बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन अभी इन बातों को छेड़ने का मकसद कोई समझ नहीं आ रहा, जानबूझ के इन चीज़ों को छेड़ा जा रहा है। हालांकि जनरल बाजवा ये फैसला कर चुके थे, वो ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाली साइड पे जाएगा और वो ये बातें सहाफ़ियों के साथ, लोगों के साथ करते भी थे। इमरान खान साहब ने इस बात को माइंड किया था। अब इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। नाज़रीन, एक स्कैंडल है मेरे पास और ये एक बड़ा स्कैंडल है। ये तकरीबन 3 स्कैंडल्स की एक सीरीज़ है जो मैं आपके सामने रखूंगा और ये स्कैंडल सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये अब बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं ना सड़कों पे चलते हुए, ये बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं। इनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, बाद गाड़ियां इससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। और ये खासतौर पर जो बड़ी बड़ी जीपें, SUVs, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस गाड़ी के ऊपर एक्साइज का नंबर नहीं होता ना, वो पकड़ी जाती है। अब मैं आपको एक स्कैंडल बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जाली नंबर हासिल किए गए गाड़ियों के। नॉन कस्टम गाड़ियां पाकिस्तान में स्मगल होकर आती हैं, उन गाड़ियों को कस्टम्स पकड़ लेता है। कस्टम का डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ने के बाद उनकी ऑक्शन करता है और ऑक्शन के जरिए से वो गाड़ियां दोबारा बोली लगती है, लोग खरीद लेते हैं। जब वो खरीदते हैं तो उनको एक पर्ची भी मिल जाती है और उस पर्ची की बुनियाद के ऊपर पर्ची लेकर जाते हैं, रसीद, और जाकर वो एक्साइज के डिपार्टमेंट को दिखाते हैं कि जनाब हमने ये ऑक्शन में गाड़ी खरीदी है, लिहाजा ये चेसिस नंबर है गाड़ी का, ये इंजन नंबर है, इस गाड़ी को आप वैलिडेट कर दें, इसका नंबर जारी कर दें। नंबर मिलता है, गाड़ी लीगल हो जाती है और लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब स्कैंडल कहां पे है? स्कैंडल है जनाब 2 जगहों पे। एक PSW, एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान सिंगल विंडो, और एक जनाब डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन, ये इमरान मोहम्मद साहब है। जरा इमरान मोहम्मद साहब से पूछा जाए और उनसे इंक्वायरी की जाए तो सारा का सारा मामला खुल जाएगा। सैकड़ों गाड़ियां ऐसी जिन्हें कस्टम्स ने कभी नहीं पकड़ा, वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और ये कैसे हुई हैं? गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर बड़ी तेजी से ये खेल खेला जा रहा है। हो ये रहा है कि नॉन कस्टम गैर कानूनी गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचती हैं और ये कीमती गाड़ियां हैं, इनमें एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। ये गाड़ियां पाकिस्तान आ जाती हैं और ये कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देती। कस्टम इन गाड़ियों को पकड़ता नहीं है, लेकिन जो डेटाबेस है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस के जरिए से जाली एंट्रियां कर दी जाती हैं और की जा रही हैं कस्टम के सिस्टम के अंदर। अच्छा, जिस ऑफिसर का वो आईडी है ना, उसको भी नहीं बात पता होता कि उसके आईडी को इस्तेमाल करते हुए खोला गया है और डेटाबेस इस्तेमाल करने वालों ने पीछे से, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो वाले हैं, उन्होंने मिल मिला करके डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन का जो इमरान मोहम्मद साहब का सिस्टम है उसके साथ ये करते ये है कि ये चुप करके उसके अंदर एंट्री डाल देते हैं और गैर कानूनी गाड़ी को लीगल करके एक पर्ची जारी कर देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सैकड़ों गाड़ियों का ये कर दिया गया है। पाकिस्तान के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया इन लोगों ने। इसकी इंक्वायरी करवा लें आप। मैं पाकिस्तान के निजाम को ये चैलेंज करके कहता हूं कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेंगी। गुज़िश्ता 6 महीने से ये काम बहुत तेजी से हो रहा है और काम ये हो रहा है कि गैर कानूनी गाड़ियां मंगवाई जाती हैं और वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। बड़े आराम से एक एंट्री की जाती है कंप्यूटर के जरिए से, डेटाबेस में उसके अंदर घुस जाते हैं, वहां जाके उसकी एंट्री कर देते हैं और एक पर्ची निकाल के उनके हाथ में दे देते हैं। वो पर्ची लेकर जाते हैं, वहां पे एक्साइज से उसका नंबर ले लेते हैं, वो गाड़ी वैलिडेट हो जाती है, जाके मार्केट में बेच देते हैं। और इस तरह बहुत सारी गाड़ियां बिक रही हैं। ये वारदात है, मैंने ये वारदात आज आपके सामने रख दी है। और एक बंदे का मैंने आपको नाम बताया, इमरान मोहम्मद साहब। इनसे इंक्वायरी करें, इनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है और इन्हें ये कहा जाए कि सारा डाटा निकाल के सामने रखें और चेक करें कि कितनी गाड़ियों की ऑक्शन हुई है और कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऑक्शन ही नहीं हुई है। बड़े आराम से पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? फर्ज करें
100 गाड़ियों की, ये तो है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि 100 गाड़ियां जो हैं वो उनके नंबर लगे हैं, उनमें से चेक कर लें वो कितनी गाड़ियां हैं जिनकी ऑक्शन हुई थी और जिनके इश्तिहारात छपे थे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें तो सिर्फ इतनी गाड़ियां हैं, एक खास नंबर है जिनके इश्तिहारात छपे थे, जिनकी बोली बोली गई थी और वो खरीदी गई हैं। बाकी गाड़ियां कहां से आ गई? तो वो बाकी गाड़ियां सारी वही हैं जिनकी जाली एंट्रियां की गई हैं। ये बड़े आराम से पकड़ा जाने वाला स्कैंडल है और ये कोई भी ऑफिसर ईमानदार इस पे लगेगा तो 5 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा और कम से कम 4-5 मेन बंदे जेल के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं और ये बड़ा जबरदस्त स्कैंडल है। इन लोगों ने और जो वारदात डाली है अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कंटेनर्स के अंदर क्या कार्रवाई डाली है और उसमें इसहाकडार साहब का क्या रोल है। नेक्स्ट किसी एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा। आज ये वाला स्कैंडल मैंने आपके सामने रख दिया है। नाज़रीन, बुशरा अंसारी साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया, उनकी इज्जत पहले ही बड़ी है मेरे दिल में, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है ये बहादुरी वाली बात है। आजकल के दौर में जब कोई बोल नहीं पाता तो अनवर मकसूद साहब या बुशरा अंसारी साहबा या कुछ इस तरह के लोग हैं जो बोलते हैं हिम्मत के साथ। और वो कह रही जी आपके सामने 2 माएँ खड़ी थी, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी उस्मान डार की वालिदा। इनका जो भी मौक़िफ़ है, अगर इनकी इज्जत रख ली जाती तो कौम को आपकी मर्दानगी पर फख्र होता। मैं बड़े बड़े मर्दों से कह रही हूं कि यहां आकर आपकी मर्दानगी नजर आ गई कि आप 2 औरतों से डर गए। अब जिनके लिए पैगाम है ना, उनको समझ जाना चाहिए और उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो क्यों औरतों से लड़ रहे हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जो सिर्फ अपने मफाद को देखता है, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, एक ऐसे आदमी के लिए जो रोजाना ये साबित करने लग जाता है कि फौज का सियासत में किरदार है, हालांकि आप रोज कहते हैं जनाब कोई नहीं है, जो बारीक वारदात डाल रहा है। इनके लिए आपने 2 बेवा खवातीन को, एक बेवा खातून है, एक इतनी बुजुर्ग खातून है, ऐसी खवातीन को आपने जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको जेलों के अंदर रखा, उन्हें जो है वो तकलीफ का निशाना बनाया। तो यहाँ पे कह रही हैं बुशरा अंसारी साहबा कि आपकी मर्दानगी नजर आ गई। अब नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत इमरान खान के जेल में हकूक और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म पर किए जाने वाले इस जुल्म की शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। नंबर 1, इमरान खान को 22 से 23 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है। नंबर 2, उनका वजन तेजी से और खतरनाक हद तक कम हो गया है। नंबर 3, उनके जाती डॉक्टरों को मुलाकात की इजाजत नहीं है और वो अपने बेटों से बाकायदगी से बात नहीं कर पाते। नंबर 4, उनकी मर्जी के मुताबिक किताबें भी उन्हें फराहम नहीं की जा रही। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को इस वक्त तकलीफ दी जा रही है। इसके हवाले से जबरान इलियास साहब ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हैरत अंगेज तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं जिन्हें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो बजट आया है इसमें अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ें कम हुई हैं, उनकी कीमतें कम हुई हैं। जैसा कि SUVs की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी कीमतें कम हो गई। जो कीमती कुत्ते और बिल्लियां लोगों ने रखे होते हैं, उनका जो गैर मुल्की खाना आता है उनकी कीमतें कम हो गई। गैर मुल्की पनीर जो आता है उसकी कीमत कम हो गई।